हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। उसी में अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए गाइस, क्लास शुरू करेंगे। पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र है। ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र है जिससे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, राख, जलवाष्प तथा अन्य गैसें बाहर आती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ जो होता है वो मैग्मा कहलाता है। जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है, जब ज्वालामुखी फूटता है तो पृथ्वी के अंदर जो होता है तरल पदार्थ वो मैग्मा कहलाता है। जब वो गर्म होकर पृथ्वी पर बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांकागुआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एकांकागुआ किस पर्वत पर है? एंडीज पर्वतमाला पर। एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है और ये एकांकागुआ ज्वालामुखी जो है ये मृत ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6962 मीटर है। ऊंचाई नहीं भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। याद रखना है किस पर्वत पर है और कैसा ज्वालामुखी है, मृत है, सक्रिय है या सुषुप्त है। तो ये एक मृत ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है, यानी इसमें जो विस्फोट होता है वो अक्सर होता रहता है। अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है किलायू, ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में कौन सा द्वीप है? लिपारी द्वीप है। इस पर अवस्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, याद रखना है। कहाँ पर है? भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है अपना ऑक्सफोर्ड का मैप उठाइएगा और उसमें भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को खोजना है, जिससे अगर मैपिंग करते चलेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस प्रसुप्त ज्वालामुखी है। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी अभी सो रहा है। इसमें उद्गार होने की संभावना भविष्य में रहती है। मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? मृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी हैं जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है, मतलब ये मृत हो चुके हैं। अब इनमें कोई भी संभावना ऐसी नहीं है कि इसमें से उद्गार देखने को मिले। इनके उदाहरण देखिएगा। मृत ज्वालामुखियों में पाकिस्तान का कोह सुल्तान ये मैचिंग में आता है। कोह सुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। दामवंद ईरान। म्यांमार का पोपा काफ़ी बार पूछा गया है। पोपा कहाँ पर है? म्यांमार में। अफ्रीका का कुलाल व किलीमंजारो, इक्वेडर का चिम्बाराजो आदि प्रमुख हैं। अफ्रीका का कुलाल और किलीमंजारो। किलीमंजारो तो सबको याद होगा, पढ़ा है बार बार, लेकिन कुलाल नया नाम है तो फिर भी याद रखना। अमेरिका का कुलाल, किलीमंजारो, इक्वेडर का चिम्बाराजो आदि प्रमुख ज्वालामुखी हैं। कैसे? मृत ज्वालामुखी हैं। प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अग्नि वलय कहा जाता है। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस ज्वालामुखी को अग्नि वलय कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसी कारण प्रशांत महासागर के तटीय भागों को अग्नि वलय कहा जाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बताइएगा। बार बार हम लोग भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर पढ़ रहे हैं। आज कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है और उसकी गहराई कितनी है। अगला क्वेश्चन क्या है?
भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उस नहर का क्या नाम है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? अगला देखेंगे भूकंप। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? जो हमारी पृथ्वी पर आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर कंपन होता है उसी को भूकंप कहा जाता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनको पी तरंगें यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी तरंग कहते हैं। एस तरंगें यानी द्वितीयक तरंगें होती हैं, जिनको सेकेंडरी तरंग भी कहा जाता है, और एल तरंग जिनको सतही तरंग या सरफेस तरंग भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, भूकंप के दौरान कितने प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? 3 तरंगें, प्रारंभिक, द्वितीयक और सतही। पी तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से होकर गुजरती हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको ध्यान से याद रखिएगा या स्क्रीनशॉट रख लीजिए। पी तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों में से होकर गुजरती हैं। एस तरंगें ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं। गाइज अभी ये आपको बहुत आसान लग रहा है, जब इसमें से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनकर आएगा तो यही क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। पी तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों में, ठोस, द्रव, गैस सारे माध्यमों में चलेंगी। एस तरंगें ठोस माध्यम में चलेंगी और एल तरंगें ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती हैं। ठीक है। एल तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अधिकेंद्र पर पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। अधि तरंग पर सबसे पहले पहुंचने वाली जो तरंगें होती हैं वो प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंगें होती हैं। समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है, और सुनामी काफ़ी बार पूछा गया है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों को कैसे मापते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल यानी जो परिमाण होता है, इसको रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल इसकी तीव्रता नापते हैं, तथा रोसी फेरल स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगर भूकंप का परिमाण मापेंगे तो रिक्टर स्केल, उसकी तीव्रता मापेंगे तो मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाएगा, तथा रोसी फेरल स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन मर्केली और रोसी फेरल स्केल का नाम नया है, इसलिए भूकंप को मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाएगा, और भूकंप को मापने के लिए जो पैमाना होगा वो रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल तथा रोसी फेरल स्केल आदि होती हैं। विभिन्न स्थलाकृतियाँ धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे पर्वत, पठार आदि। पर्वत देखेंगे, पर्वत धरातल का वे विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला होता है। मतलब ऐसे जो होंगे ये पर्वत हो जाएंगे, इनका ढाल कैसा होगा? तीव्र होता है। और पठार क्या होते हैं? जिनका जो ढाल जो होता है तीव्र न होकर उनका जो ये समतल होता है। इसका शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। निर्माण के आधार पर पर्वत भी 4 प्रकार के होते हैं। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, काफ़ी बार आप लोगों ने ये बातें सुनी होंगी, ब्लॉक पर्वत हैं, नवीन पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, तो इनको देखिए क्या होते हैं ये अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। इनके उदाहरण याद रखना ज़रूरी है, क्वेश्चन बनता है। वासजेस पर्वत फ्रांस में मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी तथा सॉल्ट रेंज पाकिस्तान के ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। फिर से देखिए एक बार, वासजेस पर्वत, बोलते चलिए, जब इनको बार बार बोलेंगे तो ये दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। वासजेस पर्वत फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में, सॉल्ट रेंज पर्वत मिल जाएगा ये आपको पाकिस्तान में। कैसे पर्वतों के उदाहरण हैं ये? ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब चट्टानों के टूटने फूटने के परिणाम स्वरूप जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत की विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन की सियरा नेवेदा तथा अमेरिका की गैसा और बूटे घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं। फिर से देखिए, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भारत में विंध्याचल,
भारत में राज्य गुजरात से लेकर के दिल्ली तक के इलाके में जो पर्वत मिलेगा अरावली पर्वत श्रेणी, ये भी कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आपको मिल जाएगा। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है आप लोग बताइएगा। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसका मिलन बिंदु है नीलगिरी पर्वत। पारसनाथ की पहाड़ी इम्पोर्टेंट है, अभी चर्चा में भी रहा था। ये जैन धर्मों के तीर्थंकर थे पारसनाथ, उनसे संबंधित है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो याद रखना पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर है? झारखंड में है। राजमहल की पहाड़ियाँ हैं स्पेन की सियरा नेवेदा, अमेरिका की गैसा और बूटे कैसे पर्वत हैं? ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। मोरदार या वलित पर्वत जैसे कि हमारा हिमालय, ये वलित पर्वत का ही उदाहरण है। मोरदार पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों संपीड़न के कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। ठीक है, मोरदार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं उन चट्टानों के मुड़ने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको वलित पर्वत कहते हैं। जैसे हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड की प्लेट यहाँ पर ये थी और ऊपर से यूरेशियन प्लेट थी। जब इनमें क्या कहा जाता है, अभी भी कहते हैं, जो हमारे भारत हमारा पूरा वर्ल्ड है वो 7 प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। हमारी पृथ्वी के अंदर अभी भी प्लेटें हैं और ये प्लेटें क्या हैं? अभी भी मूव कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह को चल रही हैं। पहले हमारा भारत अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। जैसे ही इन पर्वतों के इन सारी प्लेटों के टकराव के कारण हमारा भारत क्या हो रहा है? अभी उत्तर की तरफ ये खिसकता जा रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रहा है और अभी भी हो रहा। ऐसा नहीं है कि ये जो घटना है वो एक दिन या 1000 या दिनों की है, नहीं, ऐसे करोड़ों अरबों वर्षों की ऐसी घटनाएं होती हैं और अभी भी हमारा भारत जो है उत्तर पूर्व की तरफ अभी भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यहाँ पे गोंडवाना लैंड और इधर यूरेशियन प्लेट जो आपस में टकराई, इनके टकराव के कारण क्या हुआ? यहाँ पर टेथिस भूसन्नति बन गई। जैसे टेथिस भूसन्नति में सारा जमाव इकट्ठा होता गया और अचानक एक दिन हमारे सामने क्या आ जाता है? हिमालय हमारे सामने आ जाता है। तो याद रखिएगा हिमालय का पहला नाम भी पूछा जाता तो टेथिस सागर भी उसको कहते हैं। रूस का यूराल और उत्तर अमेरिका का रॉकी पर्वत हैं। दक्षिणी अमेरिका का एंडीज मोरदार पर्वतों के उदाहरण हैं। फिर से देखिए, भारत का हिमालय है, रूस का यूराल पर्वत है, उत्तर अमेरिका का रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत, ये कैसे पर्वतों के उदाहरण हैं? वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। ऐसे याद रखिएगा, जितने विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं वो वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। वो वलित पर्वत कैसे होते हैं? ये नवीन पर्वत हैं, या भी युवा पर्वत हैं और इनकी ऊंचाई अभी भी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये अपनी वृद्धि और विकास की अवस्था में अभी हैं। भारत का अरावली पर्वत शिखर विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है। भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है और इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कहाँ पर है ये? माउंट आबू राजस्थान के पास में आपको मिल जाएगी। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 7200 किलोमीटर है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था। पेरिनीज पर्वत किसकी सीमा बनाता है? फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाले पर्वत का क्या नाम है? पेरिनीज पर्वत है। मैप में इसको देखिएगा, याद हो जाएगा। आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। अगले टॉपिक में इनकी सारा एक श्रेणी, ये टेबल दिया गया है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सारी श्रेणियाँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।